हमारे देश में अब एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है जिसे अयोध्या में बने भगवान श्री राम के मंदिर से इतनी नफरत हो चुकी है कि इन लोगों ने इस मंदिर का विरोध करने के चक्कर में अपनी सारी सीमाएं लांघ दी हैं। अयोध्या में राम मंदिर पहुंचने के लिए जिस 13 किलोमीटर लंबे राम पथ का निर्माण हुआ था, उस राम पथ पर बारिश का पानी जमा होने से कई स्थानों पर सड़क धंस गई और राम पथ पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए और ये सब पहली बरसात में ही हो गया। यह मामला निर्माण कार्य में हुई लापरवाही का था, जिसके लिए सरकार की भी आलोचना जरूर होनी चाहिए और इसके लिए जो सरकारी अधिकारी जिम्मेदार हैं उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए, उन पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में कुछ लोगों ने इन गड्ढों को भगवान श्री राम के मंदिर से जोड़ दिया और हमारे देश का एक खास वर्ग इन तस्वीरों को दिखाकर राम मंदिर पर ही टिप्पणियां करने लगा और इन तस्वीरों पर तालियां बजाने लगा। पूरी दुनिया में भारत शायद इकलौता ऐसा देश होगा जहां हमारे धार्मिक स्थलों का इस तरह से खुलेआम मजाक उड़ाकर उनका विरोध किया जाता है और आपको लगेगा कि इस विरोध का कारण अयोध्या में सड़कों पर हुए ये गड्ढे हैं, जबकि कड़वी सच्चाई कुछ और है। ये विरोध सड़कों पर हुए गड्ढों का नहीं बल्कि अयोध्या में बने भगवान श्री राम के मंदिर का है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग राम मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार नहीं करते और अयोध्या की फैजाबाद सीट पर बीजेपी की हार को भगवान श्री राम से नहीं जोड़ते और ये लोग ये झूठ भी नहीं फैलाते कि अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद से राम मंदिर खाली पड़ा है, अब वहां श्रद्धालुओं की कोई भीड़ नहीं है। तो देखिए, पहले बहिष्कार किया लोगों ने, उसके बाद मंदिर का मजाक उड़ाया गया, फिर कहा गया कि मंदिर खाली पड़ा है और अब कहा जा रहा है कि उस सड़क पर जो गड्ढे हुए हैं या मंदिर में जो निर्माण कार्य है उसे लेकर राम मंदिर का ही उपहास उड़ा रहे हैं। इन लोगों ने सड़क पर हुए गड्ढों को, बीजेपी की हार को और अयोध्या में निर्माण कार्य के लिए तोड़े गए मकानों और दुकानों की सिर्फ इसलिए इतनी आलोचना की क्योंकि इन सबको तकलीफ इस बात की है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर आखिर कैसे बन गया। वरना आप खुद सोचिए कि इसी देश में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां मानसून की पहली बारिश के बाद सड़कें धंस गई, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, लेकिन इन गड्ढों से किसी को भी तकलीफ नहीं है। लेकिन अयोध्या की तस्वीरों पर ये लोग हंस रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि अयोध्या में जो कुछ हुआ उस पर बात नहीं होनी चाहिए, उस पर सवाल खड़े नहीं होने चाहिए। अगर राम पथ बनने के कुछ महीनों में सड़क धंस जाती है, वो भी पहली ही बारिश में, तो ये सड़क निर्माण में हुई गंभीर लापरवाही का पूरा मामला बनता है। लेकिन हर बात के लिए राम मंदिर को बीच में लाना और राम मंदिर के नाम पर इन गड्ढों को दिखाकर अयोध्या का मजाक उड़ाना कहीं से भी सही नहीं हो सकता। और यह बात आप सऊदी अरब के उदाहरण से आज समझ सकते हैं। इस बार सऊदी अरब के मक्का शहर में हज यात्रा के दौरान 1300 से ज्यादा लोगों की भीषण गर्मी के कारण मौत हो गई, लेकिन इन मौतों के लिए किसी ने भी मक्का के धार्मिक स्थल पर कोई टिप्पणी नहीं की और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। पूरी दुनिया यही कह रही है कि इन लोगों की मौत भीषण गर्मी के कारण हुई और अगर सऊदी अरब का प्रशासन हज यात्रियों के लिए ऐसे इंतजाम करता जो भीषण गर्मी के खिलाफ प्रभावी होते तो शायद इनकी जान बच जाती। लेकिन किसी ने भी इस अव्यवस्था के लिए मक्का के धार्मिक स्थल की ना तो आलोचना की और ना ही उसका मजाक उड़ाया। और इसी तरह सोचिए, अगर ईसाइयों के सबसे पवित्र स्थानों में से वेटिकन सिटी में किसी सड़क पर गड्ढे हो जाए या इजराइल के यरूशलेम में कोई सड़क बारिश में धंस जाए तो इन घटनाओं के लिए क्या वहां के लोग अपने धार्मिक स्थलों की आलोचना करना शुरू कर देंगे? क्या इस पर राजनीति करना शुरू कर देंगे? लेकिन हमारे देश में बिल्कुल यही हो रहा है और एक खास वर्ग बारिश में सड़क पर हुए गड्ढों के लिए भी भगवान श्री राम के मंदिर का मजाक उड़ा रहा है, जबकि होना यह चाहिए था कि अयोध्या में सड़कों पर हुए गड्ढे के लिए सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए और राम मंदिर को इससे अलग रखा जाना चाहिए था। और हम आज बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। आज हमने अयोध्या में राम पथ से आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखकर आपको यह पता चलेगा कि राम पथ के सड़क निर्माण में सरकारी अधिकारियों और इसे बनाने वाली कंपनी ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया है।
ये सड़क जिसे आप देख रहे हैं ये रामपथ है। इधर से ये सड़क आती है और ऐसे सीधे अयोध्या की तरफ जाती है और ये मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये देखेंगे ये चौराहा है, यहाँ पे सड़क पूरी तरह बैठ गई जहाँ पे उस सीवर के लिए गड्ढा खोदा गया था। आनन फानन में प्रशासन ने इस तरह करके गिट्टियां डाल दी हैं और इसको पूरी तरह से ये दिखाने की कोशिश की है कि नहीं, गड्ढे अब नहीं रह गए। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, रकाबगंज चौराहे पर हमारी मौजूदगी है और आपने जो पहले तस्वीर देखी और अब इस तस्वीर को देखिए, ये गड्ढा किस तरीके से यहाँ पर भरा गया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के मंदिर के दौरान और उसके पहले लगातार बड़े तौर पर रामपथ का निर्माण किया गया था, लेकिन एक बारिश ने यहाँ पर तमाम दावों की पोल खोली है। इस रामपथ पर 1 दर्जन से ज्यादा गड्ढे हो गए, जिसके बाद शनिवार के बाद बड़े तौर पर यहाँ पे यातायात प्रभावित हुआ था। लेकिन लोक निर्माण विभाग ने पत्थर, गिट्टियां और डामर डाल के किस तरीके से अब इन गड्ढों को भरा है। धर्मनिरपेक्षता के ही नाम पर देश की संसद में जय फिलिस्तीन के नारे भी लगाए जाते हैं और इन नारों का समर्थन भी हमारे ही देश में किया जाता है। आज AIMIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में, भारत की संसद में भारत के सांसद के रूप में शपथ लेते हुए जय हिंद का नारा नहीं लगाया, जय भारत का नारा नहीं लगाया, बल्कि जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, जिसके बाद लोकसभा के रिकॉर्ड से इन नारों को हटा दिया गया और इन नारों को लेकर अब खूब हंगामा हो रहा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी यही कहते रहे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, न ही कुछ भी गलत कहा है और जय फिलिस्तीन के नारे वो बार बार संसद में बाहर आकर भी दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो आगे भी इन्हें दोहरा सकते हैं। जय फिलिस्तीन कहा था आपने, तो विरोध कर रहे थे, तो बीजेपी के लोगों ने उस पर आपत्ति दर्ज कराई। कौन? बीजेपी के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। उसको लेकर विरोध हो रहा है सर। अभी देखिए जिन्होंने क्या क्या कहा, नहीं कहा, तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले? हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया है बीजेपी। कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने, अरे सबने क्या क्या कहा वो भी सुन लीजिए ना। जी किशन रेड्डी ने विरोध किया। वो करते हैं, उनको कानून का रिकॉर्ड से हटाना चाहिए, इसको रिकॉर्ड से हटाना। छोड़िए, नाम बोलने का बोल दिया, अब क्या है। तो असदुद्दीन ओवैसी भारत के नागरिक हैं, वो भारत के लोगों से वोट लेकर भारत के सांसद बने हैं। आज वो भारत के संसद भवन में खड़े थे और भारत के सांसद के रूप में अपनी शपथ ले रहे थे, लेकिन उन्होंने जय भारत नहीं कहा, उन्होंने भारत माता की जय नहीं कहा। असदुद्दीन ओवैसी अपनी कई रैलियों में पहले भी ये कह चुके हैं कि वो भारत माता की जय नहीं कहेंगे, लेकिन सोचिए वो इसी भारत का सांसद बनने के बाद जय फिलिस्तीन खुलेआम कह देते हैं और इसे वो सही भी मानते हैं और ठहराते हैं। मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी लग देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान में तो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा और कर लो मेरा क्या कर सकते हो, और भारत के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है भारत के हर नागरिक को, लेकिन क्या अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह है कि आप भारत की संसद में खड़े होकर जय फिलिस्तीन के नारे लगाएंगे और जय भारत बोलने से कतराएंगे? क्या यही असली धर्मनिरपेक्षता है? और क्या यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी अभिव्यक्ति की आजादी ये है, या फिर यह अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग है? या फिर एक और कोशिश भी हो सकती है कि ओवैसी साहब इस पटल पर खड़े होकर अपने कुछ खास वोटर्स को साध रहे थे। उन्हें ऐसा लगता होगा कि जय फिलिस्तीन का नारा देकर उनके जो मुसलमान वोटर हैं वो प्रभावित हो जाएंगे और वो उनके पीछे आकर खड़े हो जाएंगे। इसका भी जो मतलब, अगर ये सही है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि भारत के मुसलमान जय फिलिस्तीन का नारा सुनकर उन्हें वोट देंगे, तो ये भी एक खतरनाक सोच है। मुसलमानों की राजनीति करने वाले तमाम नेताओं को यही गलतफहमी है कि अगर वो फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे
अगर वो पाकिस्तान का समर्थन करेंगे तो भारत के मुसलमान उनके फैन बन जाएंगे। और इसीलिए शायद असदुद्दीन ओवैसी ने भी जय फिलिस्तीन तो कहा, लेकिन जय हिंद और जय भारत का नारा नहीं लगाया। लेकिन आज हम ये पूछना चाहेंगे भारत के लोगों से और खास तौर पर उनके मुस्लिम वोटर्स से कि क्या उन्हें असदुद्दीन ओवैसी की ये अदा पसंद आई? क्या वो वाकई इस बात से खुश होते हैं कि उनका नेता भारत की संसद में जाकर जय फिलिस्तीन का नारा तो लगाए लेकिन जय भारत ना कहे, भारत माता की जय ना कहे? क्या वो इससे खुश होते हैं? असदुद्दीन ओवैसी भारत के उन नेताओं में से एक हैं जो संविधान और सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता की सबसे ज्यादा राजनीति करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ओवैसी साहब की पार्टी के नाम का असली अर्थ क्या है? ओवैसी साहब की पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसका मतलब होता है भारतीय मुसलमानों का एक ऐसा संगठन जो पूरी तरह से एकजुट है। लेकिन इसके बावजूद ओवैसी साहब इस देश में सेकुलरिज्म की सबसे ज्यादा राजनीति करते हैं। और आप ये भी सोचिए कि वो जय फिलिस्तीन के नारे ही आखिर क्यों लगाते हैं? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में इजराइल के भी हजारों लोग मारे गए हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कभी जय इजराइल नहीं कहेंगे, क्योंकि इजराइल में जो लोग मारे गए हैं उनका धर्म कुछ और है, वो मुसलमान नहीं बल्कि यहूदी थे। इसी तरह यूक्रेन में भी युद्ध की वजह से बहुत लोग मारे गए हैं, लेकिन ओवैसी साहब ने कभी जय यूक्रेन नहीं कहा। और इसकी वजह शायद यही है कि यूक्रेन में जो लोग मारे जा रहे हैं वो भी मुसलमान नहीं बल्कि ईसाई हैं। और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी जय फिलिस्तीन तो कहते हैं, लेकिन वो जय यूक्रेन, जय इजराइल या जय हिंद कभी नहीं कहते। और इससे आप उनकी असली राजनीति को समझ सकते हैं, जो पूरी तरह से एक और सिर्फ एक धर्म के लिए समर्पित है। और आज बीजेपी ने भी इस पर आपत्ति जताई और इसे देश की संसद के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। We have no any kind of enmity with Palestine or any other country. The only issue is while taking oath, is it proper for any honorable member to raise the slogan praising another country? आज एक बड़ा सवाल ओवैसी साहब से यह भी है कि जब वो जय फिलिस्तीन कहते हैं तो क्या उस फिलिस्तीन में हमास भी शामिल है? क्या उस फिलिस्तीन में हमास के आतंकवादी भी शामिल हैं? क्या उस फिलिस्तीन में, उस जय फिलिस्तीन में वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इजराइल में घुसकर बेकसूर लोगों की हत्या की थी, बेकसूर लोगों का अपहरण करके आज भी वो उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं और बहुत लोगों की वो पहले ही हत्या कर चुके हैं? क्या ये लोग भी जय फिलिस्तीन में शामिल हैं? क्या हिजबुल्लाह नाम का आतंकवादी संगठन और उसके आतंकवादी भी जय फिलिस्तीन में शामिल हैं, जो कि फिलिस्तीन को समर्थन दे रहे हैं? इस फिलिस्तीन में, इस जय फिलिस्तीन में कौन कौन शामिल है? वहां के मासूम बच्चे हैं, वहां की महिलाएं हैं, वहां के मासूम लोग हैं, ये तो हम मान सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो लोग आतंक फैला रहे हैं, जो लोग आतंकवादी सोच रखते हैं, क्या वो लोग भी ओवैसी साहब के इस जय फिलिस्तीन में शामिल हैं? भारत की सरकार फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन करती है और इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं, हम फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं है, हम भी फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं है, ना ही भारत फिलिस्तीन के खिलाफ है। भारत कई बार यह कह चुका है कि वो फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन करता है। और जब असदुद्दीन ओवैसी जय फिलिस्तीन कहते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन सवाल तब उठता है जब वो जय हिंद और जय भारत नहीं कहते और भारत की संसद के पटल पर आकर वो जय भारत बोलने के बजाय, जय हिंद बोलने के बजाय जय फिलिस्तीन बोलकर निकल जाते हैं। बात जो आपत्ति है वो इस सोच में है और इस सोच की वजह से आप ये मत समझिएगा कि फिलिस्तीन के हम खिलाफ हैं या हमारा देश फिलिस्तीन के खिलाफ है। हमारा देश आज भी फिलिस्तीन के लोगों की मदद कर रहा है। हम फिलिस्तीन को आर्थिक मदद भेजते हैं, फिलिस्तीन को खाना भेजते हैं, जो भी मदद हो सकती है सब कुछ भेजते हैं। और भारत सरकार कई बार ये कह चुकी है कि वो फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह हो जाएगा कि भारत की संसद में अब जय फिलिस्तीन के नारे गूंजने लगेंगे? क्या इसका मतलब यह हो जाएगा? यह एक बड़ा सवाल है जो आज आप सबको सोचना होगा। और अभी तो आपने 18वीं लोकसभा का सिर्फ दूसरा दिन देखा है, अभी तो 5 साल बाकी बचे हैं। लोकतंत्र और संविधान वाकई में खतरे में होता है तो देश में क्या होता है? लेकिन उससे पहले आप इन 2 तस्वीरों को आज देखिए, जिनमें एक तरफ राहुल गांधी हैं जिन्होंने लोकसभा में शपथ लेने से पहले संविधान की कॉपी को पूरे सदन को दिखाया और अपनी शपथ के आखिर में
जय संविधान कहा, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं और वो भी आज अपने साथ संविधान की प्रति लेकर आए थे और ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि मोदी सरकार संविधान की दुश्मन है और वो संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. मैं अखिलेश यादव, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री रमेश अवस्थी। तो विपक्ष के जो दो लड़के हैं या दो लड़कों की जो जोड़ी है इस बार विपक्ष में, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, उन्होंने अपने एक नए अंदाज में आज शपथ ली और अब उन्होंने अपना जो एक यूएसपी बना लिया है, संविधान को अपना एक यूएसपी बना लिया है। अब आप उन्हें जहां भी देखेंगे तस्वीर में उनके हाथ में ये संविधान की जो कॉपी है आपको नजर आएगी, जिसके जरिए ऐसा लगता है कि वो आज भी संसद में खड़े होकर भी चुनाव प्रचार ही कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि देश की जनता ये देखेगी कि उनके हाथ में संविधान है और वाकई में ये मानने लगेगी कि संविधान खतरे में है और ये दोनों नेता संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं। वैसे भी आने वाले समय में आप देखिएगा ये जो जोड़ी है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, एक भारत में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं और दूसरे तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं और अब ऐसा लगता है कि जो विपक्ष है पूरा उसके ये जय और वीरू बन गए हैं और यही दो जो हैं ये पोस्टर बॉय अब विपक्ष के बन गए हैं। इन्हीं का चेहरा सबसे आगे आपको दिखाई भी देगा। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या देश के लोग राहुल गांधी के हाथ में संविधान की इस प्रति को देखकर उस आपातकाल को भूल चुके हैं जब राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने आज ही के दिन 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाकर इसी संविधान को कागज का एक टुकड़ा बना दिया था और संविधान की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। देखिए कितना खास दिन है आज के दिन का बड़ा खास रिश्ता है संविधान से भी और इमरजेंसी से भी। 25 जून 1975 को आज ही के दिन राहुल गांधी की दादी ने भारत में आपातकाल लगा दिया था संविधान को एक तरफ रखकर और आज ही के दिन 50 साल के बाद उन्हीं के पोते राहुल गांधी संविधान की एक प्रति हाथ में लेकर
भारत के सांसद के रूप में शपथ लेते हैं। आज के दिन वो जय संविधान कहते हैं और कहते हैं कि मैं संविधान का सबसे बड़ा रक्षक हूं। और 50 साल पहले उन्हीं की दादी ने इसके बिल्कुल उलट काम किया था। तो देखिए आज के दिन कितना स्पेशल, कितना खास दिन है आज, और ये सब भी 25 जून को ही होना था। बड़ी दिलचस्प बात है ये शपथ आगे पीछे भी किसी दिन हो सकती थी, लेकिन 25 जून को ही राहुल गांधी की ये शपथ हुई है आज के दिन। और 25 जून ही हमारे देश में इमरजेंसी की बरसी है। 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी आज ही के दिन। तो देखिए ये कैसा जो है एक बड़ा दिलचस्प मोड़ या समय का चक्र इसे आप कह लीजिए। इंदिरा गांधी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि 50 साल बाद उन्हीं के पोते राहुल गांधी उसी संविधान की प्रति हाथ में लेकर जय संविधान बोलेंगे और कहेंगे मैं संविधान की रक्षा करूंगा, जिस संविधान को उन्होंने कागज का एक टुकड़ा बना दिया था। भारत के संविधान में देश के लोगों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं और इन अधिकारों में भी जीवन जीने के लिए जिस अभिव्यक्ति के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, उस अधिकार को इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी के दौरान अपनी तानाशाही से कुचल दिया था और 1.5 लाख लोगों को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया था क्योंकि इन लोगों ने सरकार के खिलाफ अपनी असहमति जाहिर की थी। देखिए हमारे देश की खूबसूरती क्या है। हमारे देश में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कुछ भी विचार रखने का, कुछ भी बोलने का पूरा अधिकार है। आप किसी की भी आलोचना कर सकते हैं, अपने विचार खुलकर किसी के भी सामने प्रकट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। यह हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन इसे भी इंदिरा गांधी ने दबा दिया था और उस समय एक ऐसा समय आ गया था इमरजेंसी के दौरान जब आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते थे। इसके अलावा भारत के जिस संविधान में प्रेस यानी मीडिया की स्वतंत्रता को उसकी आत्मा माना गया है, उस प्रेस फ्रीडम को, मीडिया की स्वतंत्रता को भी इंदिरा गांधी ने लगभग समाप्त कर दिया था। इमरजेंसी के दौरान 3801 अखबारों को जब्त किया गया, 327 पत्रकारों को मीसा कानून के तहत जेल में बंद किया गया और इसमें लालू प्रसाद यादव भी थे जो आज उसी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। 290 अखबारों में सरकारी विज्ञापन बंद करा दिए गए थे और ब्रिटेन के द टाइम्स और गार्डियन जैसे अखबारों के 7 पत्रकारों को भारत से बाहर निकाल दिया गया था। और इस तानाशाही के खिलाफ उस दौर में संपादकों के एक बहुत बड़े समूह ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए थे और कुल मिलाकर देश के अखबारों के अलग अलग 47 संपादकों ने 9 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए सभी कदमों के प्रति, सभी फैसलों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की थी। और इन संपादकों ने कहा था, जो कि ज्यादातर देश के सब बड़े संपादक उसमें थे, 47 बड़े संपादक, जिन्होंने कहा था कि हम इंदिरा गांधी के साथ हैं, इंदिरा गांधी जो भी कर रही हैं हम उसका समर्थन करते हैं। और ऐसे पत्रकारों और संपादकों के बारे में बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बार कहा था कि जब इन पत्रकारों को झुकने के लिए कहा गया तो वो रेंगने लगे थे। यानी इंदिरा गांधी ने तो कहा था कि झुक जाइए मेरे सामने, लेकिन उन्होंने रेंगना ही शुरू कर दिया। यानी ये वो दौर था जब पत्रकारों और नेताओं की जोड़ियां बन गई थी और वो एक साथ मिलकर काम करते थे। आज बहुत सारे लोग आज की भारतीय मीडिया को या भारत की प्रेस को बड़ी आलोचना करते हैं और तरह तरह के नामों से भारत की प्रेस को पुकारा जाता है, आलोचना की जाती है। लेकिन ये सारे लोग 1975 के उस जमाने को भूल गए हैं और उस जमाने में इंडियन प्रेस को इंदिरा प्रेस कहा जाता था। यानी भारत के मीडिया को इंदिरा का मीडिया कहा जाता था और इंडिया के प्रेस को इंदिरा प्रेस कहा जाता था। ये मैं आपकी स्क्रीन पर आपको लाकर दिखा रहा हूं। तो वो तमाम लोग जो आज भारत के मीडिया पर सवाल उठाते हैं, उन्हें 1975 में आपातकाल के इस अध्याय के बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए और फिर इस प्रेस के लिए भी एक नाम सुझाना चाहिए कि इसे आप क्या कहेंगे। और यह भी लोगों को बताना चाहिए कि उस जमाने में भारत के मीडिया को किस पार्टी ने दबाया था, किसकी सरकार ने दबाया था और उस समय प्रधानमंत्री कौन था, थोड़ा सा बताना चाहिए ये भी। इसके अलावा उस दौर में फिल्मों पर भी कड़ी सेंसरशिप लग गई थी और इंदिरा गांधी की सरकार के निर्देश पर मशहूर फिल्म शोले का क्लाइमैक्स बदलना पड़ा था, क्योंकि असली क्लाइमैक्स में गब्बर सिंह को ठाकुर के हाथों मरते हुए दिखाया गया था। और उस समय सरकार को यह डर लगा कि अगर इस क्लाइमैक्स के साथ फिल्म रिलीज हुई तो देश में जनता इंदिरा गांधी के खिलाफ विद्रोह कर देगी और देश की जनता को विद्रोह करने की प्रेरणा
इस फिल्म से मिल जाएगी। और इसलिए शोले फिल्म का यह क्लाइमैक्स बाद में बदला गया। पहला जो क्लाइमैक्स बनाया गया था उसमें ठाकुर के हाथों गब्बर सिंह की मौत होती है, यानी ठाकुर गब्बर सिंह को मार डालता है और अपना बदला ले लेता है। लेकिन बाद में सरकार ने कहा कि दोबारा क्लाइमैक्स आप शूट कीजिए, और जो दोबारा क्लाइमैक्स शूट हुआ उसमें बताया गया कि ठाकुर गब्बर सिंह को पुलिस के हाथों सौंप देता है, मारता नहीं है। जिससे यह पता चलता लोगों को कि भाई देश में आज भी एक कानून है और कानून का पालन होना चाहिए, कानून से ऊपर कोई नहीं है। एक और उदाहरण आपको देता हूं, देखिए। मशहूर गायक किशोर कुमार, जिनके गाने आप सब सुनते होंगे, किशोर कुमार ने जब इंदिरा गांधी के एक कार्यक्रम के लिए एक जिंगल गाने से मना कर दिया तो आकाशवाणी पर किशोर कुमार के गानों को बैन कर दिया गया था। यह आदेश दिया गया कि आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो पर अब किशोर कुमार का कोई गाना नहीं बजेगा। और देखिए, उस जमाने में ना तो कैसेट मिलती थी, ना सीडी मिलती थी। आज तो आप रेडियो के अलावा और भी बहुत जगह गाने सुन सकते हैं, लेकिन उस जमाने में सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो पर ही गाने सुन सकते थे आप, और उसमें से किशोर कुमार को हटा दिया गया था। इसी तरह जब देवानंद ने इमरजेंसी को एक प्रोपेगेंडा बता दिया तो इंदिरा गांधी ने देवानंद की फिल्मों को दूरदर्शन पर दिखाने से रोक दिया, और इसी तरह उस दौर में कई फिल्में और नाटक भी प्रतिबंधित कर दिए गए थे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इमरजेंसी के वक्त देश में लोगों को नसबंदी पर ना कहने का अधिकार नहीं था, और बड़ी संख्या में लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय सिर्फ 1 साल के अंदर सरकार ने 60 लाख लोगों की नसबंदी करा दी थी। सोचिए, 60 लाख लोगों की नसबंदी हो गई 1 साल के अंदर, और उस समय लोगों को इस नसबंदी के खिलाफ ना कहने का भी अधिकार नहीं था। बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जबरदस्ती पकड़कर नसबंदी कर दी गई, ऐसे आरोप हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि जब देश का संविधान खतरे में आता है, वाकई में जब खतरे में होता है, तब क्या होता है। क्या आप इनमें से किसी भी बात का, आज किसी भी चीज की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप ये कल्पना करके देखिए थोड़ी देर के लिए कि क्या आज हमारे देश में किसी की भी जबरदस्ती पकड़ के नसबंदी करना संभव है? कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, क्या आज हमारे देश में अखबारों को बंद कर देना संभव है? कल्पना कीजिए कि अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट देना ताकि अखबार छप ना पाए, क्या यह संभव है आज? क्या कल्पना कीजिए कि 1.5 लाख लोगों को जेल में डाल दिया जाए, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, क्या यह संभव है आज? लेकिन राहुल गांधी आज संसद में और संसद के बाहर हर जगह अपने साथ संविधान की एक प्रति लेकर चलते हैं और सबको बताते हैं कि मोदी संविधान के दुश्मन हैं और वो संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं, जबकि आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। आरोप यह लगता है कि मोदी सरकार संविधान को बदलना चाहती है। अब देखिए, राहुल गांधी के परनाना और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में संविधान में कुल 17 संशोधन हुए, जबकि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा 28 बार संविधान को बदला गया। राजीव गांधी की सरकार में 10 संशोधन हुए। यूपीए की सरकार में जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तब 8 संशोधन हुए, और मोदी सरकार में अब तक 10 संशोधन हुए हैं। 10 साल में 10 संशोधन। मोदी सरकार में अब तक ऐसा कोई संशोधन संविधान में नहीं हुआ है जो संविधान की आत्मा को चोट पहुंचाता हो। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष आज देश के संविधान को खतरे में बताता है, और राहुल गांधी संविधान दिखाकर इसे सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बना लेते हैं। संविधान के मुद्दे पर और इमरजेंसी के मुद्दे पर एक और बड़ी बात यह है कि आज भारत के लोग इमरजेंसी में हुए अत्याचारों और दमन से बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। और मुझे कई बार लगता है जब मैं आपको इमरजेंसी के ये किस्से कहानियां सुना रहा हूं, उस जमाने में क्या होता था, तो हो सकता है आप ये सब सुन के विचलित नहीं हो रहे हैं। आपको ये बातें जितनी परेशान करनी चाहिए उतनी परेशान नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हो, आपका उन चीजों से कोई रिश्ता नहीं है। इसका बड़ा कारण यह है कि इस इमरजेंसी को देखने वाली जो पीढ़ी थी, जो 1960 और 70 की पीढ़ी थी, वो पीढ़ी लगभग समाप्त हो चुकी है। और उस समय के जो लोग जीवित भी हैं, अब उनकी उम्र बहुत ज्यादा है। वो लोग जो जीवित हैं अभी, और जिन्होंने जो उस जमाने में 20, 25, 30 साल के रहे होंगे, अब उनकी उम्र भी 70, 80 साल के आसपास होगी, या हो सकता है उससे भी ज्यादा की होगी। लेकिन आज के जो लोग हैं, जो आज की जो पीढ़ी है, आज के जो युवा हैं, उन्हें इमरजेंसी के बारे में ना तो कुछ याद है, और बहुत सारे लोगों ने तो इमरजेंसी को देखा भी नहीं है, क्योंकि ये 50 साल पहले की बात है। इसलिए आज के जो लोग हैं
वो इमरजेंसी की उस पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वो इमरजेंसी के उस जमाने को जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास उसे लेकर कोई यादें नहीं है, उनके साथ ये सब कुछ हुआ नहीं था। इसलिए आज अगर कुछ छोटी सी बात होती है तो वो तो उन्हें बहुत चुभती है। आज अगर कोई गिरफ्तार हो जाता है अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में, वो बात उन्हें बहुत चुभती है। लेकिन जब लाखों लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था, जब बड़े बड़े नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था क्योंकि वो विपक्ष के नेता थे, उस जमाने की जो बातें अगर हम आज बताते हैं तो आज की पीढ़ी को वो ज्यादा समझ में नहीं आती। दूसरा तर्क यह भी है कि लोग ऐसा सोचते हों कि इंदिरा गांधी ने अपने दौर में जो गलती की उसकी सजा उनके पोते राहुल गांधी को क्यों दी जाए, और इसीलिए लोग राहुल गांधी की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और इसी को हम नैरेटिव की लड़ाई कहते हैं, इसी को हम नैरेटिव कहते हैं। और जो स्टोरी टेलिंग होती है वो यही। तो एक पक्ष तो ये भी है कि भाई राहुल गांधी की दादी ने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, लेकिन उसकी सजा हम राहुल गांधी को क्यों दें, क्योंकि राहुल गांधी ने तो ये सब काम नहीं किया था। लेकिन देखिए, हमारे देश की राजनीति ऐसे ही चलती है और हमारे देश की राजनीति में अगर राहुल गांधी को गांधी परिवार का फायदा मिलता है, गांधी परिवार की लेगेसी मिलती है, इंदिरा गांधी की लेगेसी अगर उनको मिल रही है, तो इंदिरा गांधी की गलतियों को भी उन्हें विरासत में लेना पड़ेगा। तो अगर उनके पास गांधी परिवार की विरासत है, इंदिरा गांधी की विरासत है, इंदिरा गांधी के नाम और उनके अच्छे कामों की विरासत है, तो फिर उन्होंने जो गलतियां की थी वो भी उन्हें विरासत में ही मिलेगा। लेकिन अब ये देश के लोगों पर है कि देश के लोग संविधान को अब ज्यादा खतरे में मानते हैं या जो 50 साल पहले हुआ था तब संविधान ज्यादा खतरे में था। और इस बीच आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी अब लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे। यह बात कई दिनों से चल रही थी। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष रहें और राहुल गांधी ने उस ऑफर को स्वीकार कर लिया है। तो राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे और नेता विपक्ष जो होता है वो समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री के सामने जो नेता खड़ा होता है, पूरे विपक्ष को जो लीड करता है, उसे नेता विपक्ष कहते हैं। और अब ये जो लड़ाई है प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की, अब ये सीधी लड़ाई है। प्रधानमंत्री मोदी सत्ता पक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री हैं ही, वो मुखिया हैं सरकार के, और दूसरी तरफ पूरे विपक्ष के मुखिया होंगे राहुल गांधी। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जब नेता विपक्ष बन जाएंगे तो हमारे देश में जो बड़े बड़े फैसले होते हैं, संवैधानिक पदों को लेकर जो फैसले होते हैं, वो प्रधानमंत्री के साथ उस पैनल में नेता विपक्ष भी बैठता है और वो जो पैनल है वो तय करता है। जैसे उदाहरण के लिए नया सीबीआई का डायरेक्टर कौन होगा, ये पैनल तय करता है। इसी के अलावा देश में चुनाव आयुक्त कौन होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा, और बड़े बड़े पदों पर, संवैधानिक पदों पर जो नियुक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री के साथ नेता प्रतिपक्ष करते हैं। और जब भी ऐसा होगा तब अब हर बार, हर जगह, हर बड़े फैसले में, हर बड़ी नियुक्ति में अब प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी की सहमति लेनी पड़ेगी। उसके लिए इन दोनों को एक साथ बैठना पड़ेगा, इन दोनों को एक साथ बैठक करनी पड़ेगी, एक साथ सहमति अपनी बनानी पड़ेगी, और तब जाकर देश में बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां हो पाएंगी। दूसरा, जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद होता है, ये कैबिनेट मंत्री के रैंक का पद होता है। तो अब राहुल गांधी एक तरीके से प्रोटोकॉल के हिसाब से अब कैबिनेट मंत्री का पद उनका हो गया, और जो एक कैबिनेट मंत्री को पूरा प्रोटोकॉल मिलता है, जो सरकार से सुविधाएं मिलती हैं, जो बंगला मिलता है और जो बाकी सारी चीजें मिलती हैं, वो सब राहुल गांधी को अब मिलेंगी। और हमारी संवाददाता मौसमी सिंह इस समय हमारे साथ हैं और मौसमी इसका एक विश्लेषण करेंगी। मौसमी, राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए हैं, एक तरीके से एक नए युग की ये शुरुआत मानी जाएगी। आप कैसे देखती हैं और अब भारत की राजनीति में इस नए मोड़ का विश्लेषण आप कैसे करेंगी? बिल्कुल सुधीर, देखिए कि ये एक मील का पत्थर है कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि वो राहुल गांधी जिन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तमाम लोग जब 2019 की हार के बाद कांग्रेस के नेता उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी टस से मस नहीं हुए।
लेकिन इस बार 2024 के चुनाव के बाद जब संसदीय दल की बैठक हुई थी, सभी ने ये प्रस्ताव रखा था और कांग्रेस की कार्य समिति में भी ये प्रस्ताव रखा गया, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये मेरा भी निर्णय है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष बने, यानी कि कांग्रेस के नेता और ऑटोमेटिकली वो नेता विपक्ष बन जाते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी ने सोचने का समय मांगा और फिर एक बार लगा कि शायद राहुल गांधी हो सकता है कि सहमति ना भरे, क्योंकि नेता विपक्ष की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं और लगातार आपको संसद में रहना होता है, तमाम बिलों को सुनना होता है। यही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई कमेटियों के आप हिस्सा होते हैं। प्रधानमंत्री के साथ आप कई कमेटियों के हिस्सा होंगे, जिसमें आपको फैसले लेने होंगे, अपना विरोध दर्ज करना होगा, सहमति दर्ज करनी होगी। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी की, एक तरीके से सिर्फ वायनाड के सांसद और पूर्व अध्यक्ष के बाद ये पहली बार है काफी सालों में कि राहुल गांधी ये बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए नजर आ रहे हैं अपने आप में। ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी कि कितनी सफलता से राहुल गांधी ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बल्कि विपक्ष की बात रख पाए। जी मौसमी, इसका एक मतलब यह भी होगा कि अगले 5 साल प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की सीधी लड़ाई और सीधी टक्कर हर मुद्दे पर हमें देखने को मिलेगी। आपको याद होगा एक समय ऐसा भी था जब बीजेपी ये सोचती थी कि राहुल गांधी से लड़ाई करना आसान है, जब वो सोचते थे कि राहुल गांधी को हराना आसान है और राहुल गांधी लगातार अगर बने रहेंगे वहां पर तो ये उनके लिए अच्छा ही है। लेकिन अब सब बदल गया है। इस पूरे फैसले को आप सरकार की नजर से अगर आप देखें तो उनके लिए ये आसान फैसला है या अब यही राहुल गांधी उनके लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं, जिसे वो एक जमाने में बहुत गंभीरता से नहीं लिया करते थे? जी सुधीर, मुझे लगता है कि 17वीं लोकसभा से 18वीं लोकसभा में मुझे समीकरण बदले हुए नजर आते हैं। बॉडी लैंग्वेजेस से लेके विपक्ष और सत्ता पक्ष के अंदाज बदले हुए मुझे नजर आए अगले पिछले 3 दिन में। और जिस तरह से राहुल गांधी ने 2019 में, मुझे याद है जब हार हुई थी, तब कई महीनों तक राहुल गांधी कोई सेशन में नजर नहीं आए थे और एक तरीके से एक राहुल गांधी में एक आत्मविश्वास नजर आ रहा है इस बारी संसद में। वो जिस तरह से आते जाते मीडिया बाइट दे रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, तो मुझे लगता है बेहद दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है। और सरकार लगातार ये कहती आई है कि जब राहुल गांधी भाषण देते हैं तो लगातार कुछ बीजेपी के नेता निशाना भी साधते हैं। राहुल गांधी अगर सामने है तो बीजेपी को लगता है कि युद्ध आसान है, लेकिन काफी कुछ बदला है 2024 के चुनाव में को मिलेगा। और ये बेहद दिलचस्प मुकाबला होगा। जी मौसमी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे विश्लेषण के लिए, इस पूरे फैसले को हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। तो राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष होंगे और इससे एक बात समझ में यह आती है कि अब राहुल गांधी का मन राजनीति में लग गया है और अब वो गंभीर राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी अब यहां हैं और वो यहीं रहेंगे। अब जो पहले उनका मजाक उड़ता था कि वो सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, वो बात बात पर छुट्टियों पर चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, अब राहुल गांधी यहीं रहकर गंभीर राजनीति कर रहे हैं और अब भारत की राजनीति में उनका मन लग गया है। एक तो ये बात है, देखिए, और ये समय का चक्र है। एक समय में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आरोप लगाते थे कि सरकार ने राहुल गांधी का घर छीन लिया, जबकि वो एक संवैधानिक मांग थी। लेकिन वो कहते थे कि राहुल गांधी का मकान, राहुल गांधी का घर, सरकारी बंगला सरकार ने छीन लिया। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उन्हें उससे भी बड़ा सरकारी बंगला अब मिलेगा। तो अब यही सरकार उन्हें इससे भी बड़ा बंगला देगी और ये समय का चक्र है कि अब जिसे पहले बीजेपी गंभीरता से नहीं लेती थी, अब अगले 5 साल आपको प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। इस चुनाव से पहले बीजेपी कहती थी कि मोदी के खिलाफ कौन, एक नाम तो बताइए, एक तस्वीर तो दिखाइए। लेकिन अब मोदी के खिलाफ कौन, जब आप ये सोचते हैं तो उस पोस्टर पर एक तस्वीर आ जाती है और वो तस्वीर है राहुल गांधी की। ये एक बड़ा बदलाव है पिछली लोकसभा में और इस लोकसभा में। और केसी वेणुगोपालन ने थोड़ी देर पहले क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिए। Pro Tem Speaker Baturi Mahtab informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of
opposition in the Lok Sabha. Other office bearers will be decided later. Pro Tem Speaker Bhartwari Mahtab informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. इस बार T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा तालियां बज रही हैं अफगानिस्तान की टीम के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल में पहुंचकर सबको हैरान कर दिया है। दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें, शक्तिशाली टीमें अफगानिस्तान को हल्के में ले रही थी, और आज इस टीम की सफलता आप सब के लिए एक मैनेजमेंट लेसन की तरह है, एक सबक की तरह है। और आज अफगानिस्तान की टीम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप खिलाड़ी हैं तभी आप सीख सकते हैं, आप जीवन में कुछ भी करते हो, लेकिन यह अफगानिस्तान की टीम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप यह देखिए कि अफगानिस्तान की इस टीम ने किस किस टीम का शिकार किया है। अफगानिस्तान ने इस बार वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमों को हराया है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपनी असफलता के लिए अपने हालात को जिम्मेदार बताने लगते हैं। अफगानिस्तान के खिलाड़ी भी हालात के हाथों हार मान सकते थे। अफगानिस्तान में तालिबान का कट्टर शासन है, वहां पर गरीबी है, आतंकवाद है, भूखमरी जैसे हालात हैं। यह वो देश है जहां क्रिकेट का एक ढंग का स्टेडियम तक नहीं है, कोचिंग और प्रैक्टिस करने की कोई सुविधा नहीं है, ना ही अफगानिस्तान में क्रिकेट की कोई लीग है जहां खिलाड़ी नियमित रूप से खेल सके, और पैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी इन खिलाड़ियों ने हार नहीं मानी। तो पहली बात तो आप यह सीख लीजिए कि अपने हालात को दोष देना बंद कीजिए, और बुरे हालात अगर आपके हैं तो भी निरंतर परिश्रम करते रहिए। पूरी दुनिया आज अफगानिस्तान को गंभीरता से नहीं लेती, खेलों में तो बिल्कुल नहीं लेती, फिर भी इन खिलाड़ियों ने अपने अंदर हीन भावना को पनपने नहीं दिया। अफगानिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम है, फिर भी ये खिलाड़ी अपने लक्ष्य की तरफ बिना झुके, बिना हीन भावना से ग्रस्त हुए निरंतर बढ़ते रहे। इस टीम ने एक लंबा वनवास झेला है, और लंबे समय तक ये खिलाड़ी भारत में रहकर प्रैक्टिस करते रहे हैं, और कई खिलाड़ी तो आईपीएल में भी खेले हैं। तो सोचिए उस खिलाड़ी की पीड़ा जो अपने देश में रहकर प्रैक्टिस नहीं कर सकता और वो पड़ोसी देश में उसे आना पड़ता है। और ये जो टीम है लंबे समय से भारत में ही रह रही थी, भारत में ही प्रैक्टिस भी कर रही थी। ये टीम आपको यह भी सिखाती है कि सिर्फ पैसे और सुविधाओं से सफलता नहीं मिलती। अफगानिस्तान के एक खिलाड़ी की सालाना आय 48 लाख रुपए है, और ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी की सालाना आय 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1877 में खेला था, और अफगानिस्तान ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच उसके 132 साल बाद वर्ष 2009 में खेला था। यानी कितनी नई टीम है अफगानिस्तान की, और ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो कितनी अनुभवी टीम है, जिसे सैकड़ों वर्ष का अनुभव है, जिसके पास पैसा है, सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर भी आज ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप के बाहर बैठी है, और अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। और आखिरी पॉइंट का नाम है आखिरी रास्ता। आज दुनिया की किसी भी बड़ी टीम के खिलाड़ियों के पास बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, उनके जीवन में कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के पास सफल होना ही आखिरी रास्ता है। इनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है, और ना ही इस टीम के पास कोई प्लान बी है, मतलब कोई विकल्प नहीं है। जब तक जीतते रहेंगे तब तक खेलते रहेंगे। इसीलिए अपने जीवन में सफल होने की आग को कभी भी बुझने मत दीजिए, चाहे परिस्थितियां आपको कितना भी रोकने की कोशिश करें। पैसा और सुविधाएं आपको जीत की गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन अगर आपके पेट में आग है, अगर आप सफलता के लिए एक आग में जल रहे हैं, अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आपके अंदर जज्बात है कुछ साबित करने के लिए, तो ये जज्बात और ये आग जो है ये पैसे और सुविधाओं पर भारी पड़ जाती है। अफगानिस्तान के 4 करोड़ लोगों के लिए उनकी क्रिकेट टीम की ये जीत उनके अंधेरे जीवन में रोशनी की एक किरण बनकर आई है। कोई भी समाज जब दुख, गरीबी और निराशा के अंधेरे में जीता है तो उसे छोटी छोटी खुशियां भी बहुत बड़ी लगती हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भी अपनी टीम के कप्तान राशिद खान को वीडियो कॉल करके बधाई दी, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें जरा देखिए। अफगानिस्तान के जो लोग हैं किस तरह बड़ी स्क्रीन पर ये मैच देख रहे हैं, इनका जज्बा देखिए, कितने खुश हैं। जबकि आपके और हमारे मुकाबले इनके जीवन में कहीं ज्यादा दुख है, कहीं ज्यादा निराशा है, कहीं ज्यादा चुनौतियां हैं। लेकिन फिर भी एक क्रिकेट की टीम अपने देश के लाखों लोगों के मन में
कैसे उम्मीद की किरण जगा सकती है, कैसे उनके जीवन में खुशियां ला सकती है, ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। जो आपसे जलते हैं उनसे कभी परेशान ना हो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं।